हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग ने फाइनली जाकर उस आर्मर को हासिल कर लिया था जो कि फ्लेम गोड क्लैन से था। और साथ ही यहाँ पर उसने उस आर्मर को नाम दिया होता है बिंगजिया, जिसका लिटरली मीनिंग है आइस आर्मर। सो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग इस आर्मर को हासिल करने के बाद बेहद ही खुश होता है। लुओ फैंग कह रहा होता है कि ऑल्दो ये एक लो लेवल का आर्मर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी पीक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। लुओ फैंग यहाँ पर इसकी आर्मर की पावर को अनलीश कर रहा होता है और उसके बाद लुओ फैंग देख रहा होता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा भी फील कर रहा है। असल में यहाँ पर ये जो आर्मर था इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि उसकी फिजिकल बॉडी जो होती है वो यहाँ पर विद इन में सेल जो होते हैं वो पुश कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जिसके चलते लुओ फैंग का इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही लुओ फैंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा होता है। लुओ फैंग यहाँ पर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है थोड़ी देर मेडिटेट करने के लिए। वो अपने हार्ट और साथ ही पूरी फिजिकल बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक अटैक करने में कामयाब हो चुका था। फिर लुओ फैंग और उसकी क्लोन बॉडीज़ को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही होती हैं, जिसके साथ ही बबाता को दिखाया जाता है। बबाता कह रही होती है कि लुओ फैंग, तुम्हें पता है तुम्हारी पावर जो है वो स्काई रॉकेट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ये बढ़ती भी जा रही है लुओ फैंग, जिसके साथ ही वो लुओ फैंग को लगातार फोकस करने के लिए भी बोल रही होती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लुओ फैंग के अंदर ये जो पावर इस आर्मर से आई है वो एटलीस्ट यहाँ पर टॉप 19 लेवल के वर्ल्ड मास्टर की है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लुओ फैंग को यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावर हासिल हुई है। एंड इसी के साथ गाइस अब आप लुओ फैंग को एक सेक्टर लोड भी बुला सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी पावर इस हद तक बढ़ चुकी है। लुओ फैंग एक और अटैक करता है तो वो इतनी ज़्यादा दूर जाकर हिट होता है कि लिटरली एक प्लैनेट तक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। बबाता कह रही होती है कि ओह माय गॉड, मैं तो लिटरली कंफ्यूज हो चुकी हूँ लुओ फैंग कि तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से। जिसके बाद लुओ फैंग एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है और साथ ही लुओ फैंग से बबाता कह रही होती है कि अब हमें किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो इस आइस आर्मर की पावर है वो यहाँ पर बढ़ेगी। अगर तुम्हारी फिजिकल पावर बढ़ जाएगी तो फिर लुओ फैंग तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि तुम अनलीश कर पाओगे इस आर्मर की फुल पावर। करने के बाद तुम लिटरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि मैं तो इंतज़ार भी नहीं कर पा रही हूँ कि कब तुम यहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करोगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और साथ ही लुओ फैंग कह रहा होता है कि वाकई में ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावर को अपने अंदर कंटेन करता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि ये जो आर्म है ये फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है मेरी बॉडी के अंदर, जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी जो स्ट्रेस हो रहा है मेरी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है एंड मैं इसको फील भी कर पा रहा हूँ। ऑल्दो ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ मुझे दर्द भी मिल रहा है। लेकिन लुओ फैंग यहाँ पर डिसाइड कर चुका था कि आर्मर तो मिल ही रहा है ना, तो हम यहाँ पर दर्द को भी थोड़ा सा झेल ही लेंगे। लेकिन तभी हमें ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि वहाँ पर तुरंत ही आ चुके होते हैं और साथ ही वो लुओ फैंग को देख रहे होते हैं। हालांकि लुओ फैंग को देखने के बाद उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था, जबकि यहाँ पर लुओ फैंग थोड़ा सा कफ करने लगा होता है। जिसके साथ यहाँ पर वो आए हुए होते हैं कोसलर के बारे में बताने के लिए कि आखिर उसके ऊपर ये जो असैसिनेशन और सारा का सारा मामला लगा हुआ है एंड इन सारा ही मामला आखिर कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि लुओ फैंग कोसलर के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चला ही था, कंपनी ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया और उसी के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर ये जो बंदा कोसलर है वो यहाँ पर एक फिल्म स्टार जो कि टाइटेनियम यूनिवर्स से बिलोंग करता है उसके साथ में कहीं ना कहीं लिंकअप था। लेकिन असल बात तो यह है कि जिस तरीके से हमारे जो लोग थे वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके हमें बता रहे थे और जब उनको थोड़े बहुत ही क्लूज मिले थे तो तभी यहाँ पर उनको ख़त्म कर दिया गया। वो मेम्ब्रेन नाम के एक स्टार रीजन पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उन लोगों ने हमें कुछ बताने की कोशिश की हमारा उनके साथ में कनेक्शन ही कट गया और साथ ही हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सख्त थी क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर ख़त्म हुए ही थे, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में 22 बिलियन लोगों की भी डेथ हुई थी, जिससे कि यहाँ पर लुओ फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा लिंकअप छुपाने के लिए कितने ज़्यादा बड़े कांड रचे जा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि
वाकई में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर हमें ये भी पता चला है कि जो ड्रीम वॉकिंग एम्पायर यूनिवर्स के अंदर मौजूद है वो भी यहाँ पर कहीं ना कुछ ऐसा शेडी सा कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वो लुओ फैंग को स्क्रीन के ऊपर शो करने लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने लुओ फैंग को एक मिशन भी दिया हुआ होता है। वो कहने लगे होते हैं कि यहाँ से जा सकते हो। लुओ फैंग वहाँ से जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ लुओ फैंग के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं कि क्या सच में जर्क का मैटर जितना वो सोच रहा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या साथ में यहाँ पर कंपनी जो है वो भी इसके साथ में कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रही है। लुओ फैंग को स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल भी देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ ही यहाँ पर लुओ फैंग को एक वार्निंग वगैरह भी देखने के लिए मिलती है और साथ ही उसको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं। असल में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिशन यहाँ पर इशू कर दिया है जो कि लुओ फैंग को ही यहाँ पर लीड करना है और साथ ही यहाँ पर लुओ फैंग को इसके अंदर एक लीडर के तौर पर काम करना होगा, क्योंकि असल में जो ड्रीम वॉकिंग एम्पायर है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर रहा है एंड ऐसा माना जा रहा है, इनके ऊपर ऐसा सस्पेक्ट आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जर्क के जो है एक पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर उनके शेडी कामों को भी ये सपोर्ट करते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर पता चलता है कि लुओ फैंग जो है वो यहाँ पर जाएगा कुछ और हैवी सोल्जर्स के साथ में इस सारे मामले को निपटाने के लिए, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर लुओ फैंग की शिप सामने डिस्कवर करती है कि काफ़ी सारी शिप्स यहाँ पर आई हुई है और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके यहाँ से सब कुछ गायब हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर लुओ फैंग को मिशन सौंप तो दिया गया है, इसके अलावा भी लुओ फैंग को कुछ टॉप टियर के इंटरस्टेलर आर्मी दी गई है जो कि फुल ऑफ इमोर्टल पावर है और साथ ही यहाँ पर वॉरियर्स जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पर डेवलप्ड कर चुके हैं वो यहाँ पर लुओ फैंग का साथ देने के लिए जाएंगे, जिससे कि लुओ फैंग और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका होता है इन सारी चीज़ों को लेकर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग वहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी वो लेडी वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर गोल्डन हॉर्न ट्राइब के साथ में सारी कॉन्फ्लिक्ट को इतनी आसानी के साथ में हैंडल कर लोगे। वाकई में तुम्हें मान गई। जबकि लुओ फैंग यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और साथ ही यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि क्या कोई बड़ा मूव करने वाले हो। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुओ फैंग के साथ में 9th लीजन यानी कि वो इंटरस्टेलर आर्मी और इसके अलावा भी यहाँ पर मार्किस येनशे जो है वो भी लुओ फैंग के साथ में जाने लगे हैं, जो कि यहाँ पर लुओ फैंग की मदद करेंगे। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फैंग अब इस लेडी की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है तो वो भी यहाँ पर आई जाती है। आखिर कोई कब तक लुओ फैंग से इम्प्रेस ना हो। ऑल्दो उसे लुओ फैंग के सारे हुक्म का पालन करना था क्योंकि वो कमांडर थी, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर सारे स्ट्रिक्ट रूल जो थे वो फॉलो करने थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब के वो बंदे भी वहाँ पर आ चुके होते हैं जो कि लुओ फैंग को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिसके साथ ही यहाँ पर वो बंदा जो कहने लगा होता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है लुओ फैंग। तभी वो कहने लगा होता है कि आप सारे प्लीज़ मेरे साथ में आए, क्योंकि अब हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा अहम मिशन को आगे कैरी आउट करते हुए जाना है। जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो अपना ड्रीम वॉकिंग एम्पायर इसके साथ में सारे ही जो कम्युनिकेशंस थे उनको ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब कि एक तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से पता ना चले कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आखिर क्या प्लान कर रही है। और इसी के चलते यहाँ पर जितने भी लोग इस जगह पर खड़े हुए हैं वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करने वाले थे कि सारी तरफ से इस जगह पर अटैक किया जाए, जिससे कि इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर मौका ना मिले यहाँ पर अपने आप को बचाने का या फिर किसी भी तरीके से डिफेंड करने का। हालांकि यहाँ पर इस ऑपरेशन के अंदर इन्हें 120 मिलियन इंडिविजुअल को यहाँ पर हिट करना होता है। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फैंग कह रहा होता है कि क्योंकि गोल्डन हॉर्न ट्राइब जो है वो यहाँ पर एक्सपीडिएंट्री फोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे से काम करोगे। तभी वो कहने लगा होता है कि बिल्कुल मैं अपने साथ में 6 पीपल लेकर आया हूँ जो कि टॉप इमोर्टल लेवल की पीक पर मौजूद हैं और इनकी पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनको देख के ही। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो बंदी भी कह रही होती है कि इसके अलावा भी तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा बड़ी आर्मी है कि क्या ही कहना। गाइस यहाँ पर टोटल आर्मी जो थी वो थी 6 एलाइड मेंबर की, जिसके अंदर पीक लेवल के इमोर्टल कॉम्पैक्ट पावर रखने वाले बंदे थे। 9th लीजन मेन आर्मी फोर्स होती है जिसके अंदर 100 इमोर्टल स्पिरिट, इसके अलावा 10,000 वर्ल्ड मास्टर स्पिरिट एंड 1 लाख डोमेन लॉर्ड मास्टर थे। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर 1 मिलियन यूनिवर्स लेवल वॉरियर होते हैं। भी कुछ कम है कि यहाँ पर लुओ फैंग के पास में कुछ और भी वॉरियर्स होते हैं। इन टोटल हमें पता चलता है कि लुओ फैंग के पास में 1.1 मिलियन ट्रूप्स है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि लुओ फैंग की जो आर्मी इसके अंदर इमोर्टल लेवल के बंदे, वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे, डोमेन लॉर्ड लेवल के बंदे और इसके अलावा भी यहाँ पर पावरफुल फ्लीट्स होते हैं और साथ ही यहाँ पर टैक्टिकल टीम भी होती है जो कि लुओ फैंग को अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बना रही थी, जो कि लुओ फैंग के एक इशारे पर यहाँ पर कुछ भी करने को रेडी थे।
जिसके बाद बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग मज़ा ही आ गया, आज तो तुम चार्ज के अंदर हो, मतलब कि आज फुल टू एक्शन होगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल चुके होते हैं। सारी फ्लीट्स यहाँ पर रेडी हो चुकी होती हैं, साथ ही लुओ फेंग भी रेडी था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वो सभी को कहता है कि चलो, तो सारे के सारे वहाँ से निकल के चले जा चुके होते हैं। जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले आकर तो इस प्लेनेट को यहाँ पर सराउंड करते हैं, जो कि लुओ फेंग के प्लान का ही एक हिस्सा होता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जैसे ही डिस्कवर करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है, तो फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि इन लोगों के पास में टोटल 15 मिलिट्री बेस है, तो फिर हमें उन मिलिट्री बेसिस को भी ख़त्म करना होगा। और कह रहा होता है कि ये सारे यहाँ पर फैमिली के की मेंबर्स द्वारा कंट्रोल करे जा रहे हैं, और एडिशन में हमारे पास में इंपीरियल गार्ड्स भी होंगे। तो फिर लगता है कि आज के लिए यहीं से हैविली शुरू होना चाहिए। जिसके साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि जो हमारे 9th लीजन है उनको डिस्पैच करना होगा हमें 15 स्टार फ्लीट्स के अंदर, जिससे कि वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़े और साथ ही यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इनके किल कर दें। इसके अलावा क्योंकि हमें यहाँ पर 120 मिलियन की फैमिली मेंबर्स को ख़त्म करने लगातार इनके ऊपर अटैक करते रहना होगा। लेजर वेपन का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग 29 फ्लीट्स को ऑर्डर करता है कि तुम सभी यहाँ पर सराउंड कर लोगे इस मेम्ब्रेन स्टार को, जिससे कि हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं देंगे इनको कि ये यहाँ से चले जाएं। एडिशन में लुओ फेंग एक फ्लीट को और रखता है, जिससे कि अगर यहाँ पर इमरजेंसी में बैकअप की ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा भी यहाँ पर लुओ फेंग ने तगड़ा इंतजाम कर रखा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग फर्स्ट अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है कि कोई तो इनके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो यहाँ पर मूव तक नहीं कर पाते। लिटरली यहाँ पर उनके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता है डिफेंस करने के लिए, और चारों ही तरफ यहाँ पर धमाका ही धमाका देखने के लिए मिलता है। जो भी लोग इस धमाके की चपेट के अंदर आ रहे थे वो लिटरली वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर बाहर के एरिया का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि प्लेनेट का, कि किस तरीके से यहाँ पर ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फैल रहा है इन सारे ही लोगों के अंदर। जबकि यहाँ पर जो बाकी सारी जगह थी वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी कैनन्स वगैरह का इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं, और साथ ही यहाँ पर डिफेंस शील्ड भी लगाई हुई थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी भी तरीके का कोई सिग्नल यहाँ से नहीं जाए, इस वजह से यहाँ पर फ्लीट्स भी आ जाती हैं, और साथ ही यहाँ पर हमें एक कंबाइंड लेज़र अटैक देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है इनके प्लेनेट की तरफ, और उसके बाद एकदम से ही बस्ट कर जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर ये जो वेपन्स थे इन लोगों के वो रुक जाते हैं। लुओ फेंग लगातार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सारे के सारे एरियाज़ को यहाँ पे कवर कर रहा होता है। इमेंस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलती तरफ ही जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनको यहाँ पर मूव तक करने का चांस नहीं मिल रहा था। लुओ फेंग लिटरली यहाँ पर एरियाज़ का सफाया करता हुआ जा रहा होता है, और जो जो एरिया उसने मार्क किए हुए थे वो यहाँ पर लिटरली राइट हो रहे होते हैं, क्योंकि लुओ फेंग ने इस तरीके से यहाँ पर अपना काम किया होता है। लुओ फेंग ने यहाँ पर जो 29 फ्लीट्स को कहा था कि तुम सराउंड कर लेना, जिससे कि यहाँ पर इन्हें मौका नहीं मिले, वो यहाँ पर अपने बिल्कुल ही उसी एरिया पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर इनके निकलने के चांसेस थे। चारों ही तरफ से इन्होंने इनको कवर कर लिया होता है, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है लुओ फेंग का एक शानदार आर्मी फोर्स, जो कि यहाँ पर कुछ भी करने के लिए लिटरली तैयार था। जिसके साथ ही अब ये सीन कट होता है एंड क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्टली हो रही थी, तो अभी तक किसी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं होती, मतलब कि जो दूसरे एरिया के लोग होते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह का वो जो मेन एरिया होता है जहाँ पर वो बंदा होता है जो कि यहाँ पर सभी को मेनली कंट्रोल करता है, वो मौजूद था। बाकी सारे लोग भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे लोग बात कर रहे थे तभी इनमें से एक कह रहा होता है कि हमारे लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सभी लोग ऑब्वियसली यहाँ पर रुक चुके होते हैं और उसको तुरंत ही ग्रीट करने लगे थे। वो बंदा जैसे ही आता है तो फिर सारे ही लोग उसके सम्मान में झुक जाते हैं, और उसके बाद हमें उस बंदे का फेस देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट वे में खड़ा हुआ था। जबकि हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम यहाँ पर शुआन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा बंदा था और साथ ही यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। लेकिन अगले ही पल उसे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कोई तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर शान और उसकी पूरी की पूरी आर्मी एकदम से ही यहाँ पर वो अवेयर तो हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर हमें वो गार्ड देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि एक लिटिल सी डोल यहाँ पर बीच स्टेज में खड़ी हुई है शो परफॉर्म करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है शाओशुआन को, साथ ही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ में वो यहाँ पर उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बाकी सारे जितने भी लोग थे वो तो
अपना सर ही पकड़ लेते हैं, जबकि शाओ शुआन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है और वो कह रहा होता है कि गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ करने की मेरे एरिया में। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, स्पेशली गोल्डन हॉर्न ट्राइब के बंदे तो एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा तगड़े बंदे हैं, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन शाओ शुआन तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बाहर आता है हमला करने के लिए, लेकिन सामने वो दिखता है अपने एक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्लो करती हुई गोल्डन चीज़, जो कि असल में होता है एक हैमर, जिसे यहाँ पर टेम्पल गार्ड ही लीड कर रहा होता है। तुरंत ही यहाँ पर वो हमला करने के लिए उसे आगे भी बढ़ा देता है। लेकिन शाओ शुआन भी कुछ कम नहीं था, वो भी यहाँ पर एक फिस्ट अटैक करता है और लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान ऐसे ही चली जाती है और फिर एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन भी हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर इस पूरे के पूरे एक्सप्लोजन की चपेट में आ चुका होता है शाओ शुआन भी, और यहाँ पर इसी के साथ में इसकी डेथ भी हो चुकी होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड मास एक्सप्लोजन कहा जा सकता है, जिसके साथ यहाँ बहुत ही बड़ा एरिया इसके कवरेज में आया हुआ होता है। लुओ फेंग ये सब कुछ दूर से देख रहा था, हालांकि इस जगह के जितने भी सिटीजन्स थे उनको हार्म नहीं किया गया होता, की मेंबर्स को ही यहाँ पर हार्म किया गया होता है। और उसके बाद चारों ही तरफ हमें ग्राउंड के अंदर आग लगी हुई देखने के लिए मिलती है। तभी यहाँ पर टेम्पल गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वहाँ पर अपना स्वैग दिखा रहा होता है। लुओ फेंग पूछने लग जाता है कि आखिर करंट कॉम्पैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है 9th लीजन के बारे में, जिसके साथ यहाँ पर वो लड़की बताने लग जाती है कि असल में यहाँ पर इनके जो मिलिट्री बेस बना हुआ था उसको तो यहाँ पर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिससे कि 68 बिलियन की फैमिली मेंबर्स को ख़त्म किया गया है। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है वो पूरा ही अफेक्टेड एरिया, जिसके साथ ही टेम्पल गार्ड कह रहा होता है कि हम लोगों ने भी अपना ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से और स्मूथली किया है एंड अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है। लू फेंग अभी भी देख रहा होता है कि क्या सारी चीज़ें उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो अटैक्स होते हैं वो लगातार ऐसे ही बढ़ते जा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जितने भी ताइवान मेंबर होते हैं वो सारे सडनली शॉक्ड हो जाते हैं, वो देखकर एकदम से ही टेंस्ड हो जाता है और कहने लगा होता है कि कुछ तो यहाँ पर सही नहीं है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्राउंड के अंदर से कुछ तो यहाँ पर रूट टाइप अजीब सी बाहर निकल के आ रही होती है, जो कि लिटरली ग्राउंड को फाड़ती हुई बाहर निकल के आ रही थी। एंड ये एक अजीब तरीके के कुछ डार्क से फ्लावर लग रहे होते हैं, जिनके अंदर में काफ़ी सारे कांटे भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन पूरी की पूरी ताइवान टीम जो होती है वो इनके सामने खड़ी हुई होती है और यहाँ पर वो फाइट करने को रेडी थे। लेकिन हमें पता चलता है बबाता के थ्रू ये जो इमोर्टल स्पिरिट होती है वो यहाँ पर इमोर्टल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वो वापस से अपने सेल फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके खुद को वापस से रिबॉर्न करने में कामयाब है। जैसे यहाँ पर सारी सेल्स गैदर होंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम शाओ शुआन है वो वापस आ सकता है और यहाँ पर एक बार फिर से हमें ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। असल में शाओ शान के जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से आकर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में मिल रहे होते हैं, ग्रो भी कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर शाओ शुआन की बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे करके फॉर्म होने लग जाती है। और उसके बाद हमें वो बड़ा सा फ्लावर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर इवेंचुअली आकर ओपन हो ही जाता है और उसके बाद हमें उसकी पूरी बॉडी फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलती है। वो सामने आकर खड़ा हो चुका था और गुस्से से कह रहा होता है कि तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो सच में, चलो आओ देखता हूँ कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा आसान तुम्हारे लिए रहता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो और भी बाकी सारे फ्लावर्स जो थे वो भी फॉर्म होने लगे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से तो हमें कुछ अजीब सी तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी जो कि बाकी सारे मेंबर्स के अराउंड जा रही होती हैं। हालांकि यहाँ पर टेम्पल गार्ड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन बाकी सारे जो वॉरियर्स होते हैं वो ना चाहते हुए भी इससे अफेक्टेड हो रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी पूरी बॉडी जो होती है इस अजीब सी क्रिएचर के साथ में यहाँ पर रैप अप हो चुकी होती है, जिससे कि यहाँ पर उनको फाइट करने का मौका नहीं मिल पा रहा होता है। इंस्टेड वो अपनी ही चीज़ों के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर वो सभी बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए थे अपने आसपास की सराउंडिंग से। बट देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि चारों ही तरफ ये अजीब से रैप अप करने वाली चीज़ मौजूद होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी भी नज़र आ रही थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो टेम्पल गार्ड को ट्रैप करने की कोशिश करती है तभी वो यहाँ पर खुद को आज़ाद करवाती हुई आगे बढ़ता है। हालांकि सभी वॉरियर्स की बॉडी पे कहीं ना कहीं वो आकर
स्टिक करने लगी होती है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो शाओशान था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हालांकि टेम्पल गार्ड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़क चुका होता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर अपना टेम्पल गार्ड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसके ऊपर अपने हैमर से अटैक कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन बबाता के थ्रू हमें पता चलता है कि अगर इस बंदी को ख़त्म करना है तो फिर इसको ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करा जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर यहाँ पर इमॉर्टल वॉरियर्स अपनी पावर को यहाँ पर लगातार ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो इन दी एंड कुछ भी नहीं होने वाला, उनकी पावर ही ड्रेन होगी। टेम्पल गार्ड उसे पीट रहा होता है, लेकिन वो झटके से पीछे को हट जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर किसी खास तरीके की पावर को एक्टिवेट करता है। असल में वो यहाँ पर अपने सोल अटैक को कर रहा था, जो कि एक जग का मेथड होता है एंड देखने में वो अजीब सा एंड जग जैसा ही नज़र आ रहा होता है। एंड उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि अब टेम्पल गार्ड से उसका वो जो हैमर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।